हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो ये जो वर्कशॉप है ये बहुत सी एक स्पेशल एक वर्कशॉप होने वाला है। तो मुझे लगा कि लाइक मैं पूरा हाउसिंग फाइनेंस का ये जो पूरा स्पेस है, ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को एकदम प्रॉपर्ली कवर करूं एंड आई कवर ऑल द कंपनीज इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा कि लाइक आज स्पेस में क्या हो रहा है और उसमें से कौन कौन से अच्छे प्लेयर्स है और कौन कौन से बुरे प्लेयर्स है। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि लाइक आई प्रॉब्ली मेक 2 वीडियोस, ठीक है, क्योंकि आई हैव टू कवर अराउंड 12 कंपनीज। ठीक है, तो ये वीडियो में शायद आई बी एबल टू कवर 4 to 6 कंपनीज एंड जो सेकंड वाला वीडियो होगा उसमें आई कवर द रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कुछ चीज़ें आपको जानना है। पहला तो पॉइंट है कि अगर आप एक कोई फ्रेशर हो या अगर आपका से फॉर एग्जांपल बहुत एक्सपर्टीज हो इस फील्ड में, राइट, अगर आप दोनों में से कोई भी एक कैटेगरी में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बिकॉज इसमें फील्ड विद इनसाइट्स है, सारे कंपनीज का Q4 का रिजल्ट क्या हुआ, FY24 का नंबर्स क्या हुआ, क्या क्या इनसाइट्स है रिगार्डिंग द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, राइट, क्या क्या मेगा ट्रेंड्स है, और उसके साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि लाइक ये सारे कंपनीज के मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या क्या बोला, गाइडेंस क्या होने वाला है ना, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी, राइट। ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस पे क्या हो रहा है। एंड ऑफकोर्स मेरा तो जॉब यही होता है ना कि हर क्वार्टर के बाद ऐसे वीडियोस बना के दूं सो दैट इट हेल्प्स यू टू ट्रैक बिजनेसेस एज वेल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि आप ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सर मेरा MBA फाइनेंस का नहीं है, मेरा उतना नॉलेज नहीं है। मेरा पॉइंट है कि लाइक आपको प्रैक्टिकली कॉमन सेंसिकली यहाँ पे सीखना पड़ेगा और दूसरे साइड में आपको बिजनेसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। यू डोंट नीड एनी बैकग्राउंड टू बी गुड इन द स्टॉक मार्केट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। आई टॉक्ड अबाउट कि आई कवर 12 कंपनीज एंड ऑफकोर्स इतने सारे कंपनीज, इतने सारे नंबर्स, कौन कॉल इनसाइट्स है, तो मैं अपने ऑफकोर्स अपने कॉपी लेके बैठा, ठीक है, सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी बिग पिक्चर पॉइंट्स। और तीसरा पॉइंट ये है कि ऑफकोर्स व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज के लाइक मैं परफॉर्मेंस के अनुसार सेग्रीगेट करूंगा। ठीक है, तो द फर्स्ट 6-7 कंपनीज जो मैं कवर करूंगा वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसलिए वो मैं पहला कवर करूंगा। देन आई टॉक अबाउट 2 कंपनीज जिनमें थोड़ा बहुत टर्न अराउंड मुझे दिखता है, ठीक है, तो फिर मैं वो कवर करूंगा। एंड देन ऑफकोर्स आई एंड विद द मीडियोकर कंपनीज, मतलब जो मुझे उतना सही नहीं लगता है। ऑफकोर्स ऑल दिस कंपनीज इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, और हम लोग वो पैरामीटर्स को ले लेके भी बात करेंगे। ऑफकोर्स अब पैरामीटर के बारे में क्या है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि पैरामीटर मतलब एक कंपनी में हम देखते क्या है, कोई भी फाइनेंशियल्स का लेंडिंग स्पेस में हो, वो बैंक हो, NBFC में, HF हाउसिंग फाइनेंस हो या माइक्रो फाइनेंस हो, हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कंपनी का लोन बुक का ग्रोथ क्या है, हमें देखना पड़ेगा उसका बोरोवर का बेस का डाइवर्सिफिकेशन क्या है, हमें देखना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, मतलब स्प्रेड क्या कंपनी स्प्रेड मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं, ROE का नंबर किस तरफ जा रहा है, राइट। फिर हम देखेंगे कि EPS का ग्रोथ कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कि नहीं। एंड देन ऑफकोर्स वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई भी लेंडिंग स्पेस में कंपनी हो तो एसेट क्वालिटी में हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे GNPA, NNPA, कलेक्शन बकेट्स, फिर हम देखेंगे PCR, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजंस कर रहा है कि नहीं ढंग से, ये सब कुछ। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स जब मैं कोई कंपनी के बारे में बात करूंगा तो ये टर्म्स को भी मैं थोड़ा सा ज्यादा करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, सो ये सब में फोकस करनी है। अच्छा, और दूसरे साइड बिफोर आई टॉक अबाउट दोस इंडिविजुअल कंपनीज, पहले हम एक काम कर लेते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट 2 मिनट्स टू नो के लाइक ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पैसे कैसे बनाती है, लाइक व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ देम। ठीक है, बैंक से कैसे डिफरेंट है। तो पहले आप सोचिए कि लाइक अगर आप एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो तो आप NBFC के कैटेगरी में आते हो, ठीक है, यू आर नॉट अ बैंक। ठीक है, और अगर आप NBFC हो, NBFC और बैंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि वो रिटेल कस्टमर डिपॉजिट नहीं ले पाता है। तो NBFC को जो अब देखिए, कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन वो जहां से पैसा लेता है वो तो कहीं से उधार करता है और राइट, और वही पैसे को लेंड करता है, और बाकी जो स्प्रेड है उसमें से वो पैसा बनाता है। ये तो कोई भी बैंक हो या NBFC हो, इन सब का तो बिजनेस मॉडल यही है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि हाउसिंग फाइनेंस का, जैसे ये बैंक नहीं है तो इनका करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट वो नहीं ले सकता है कस्टमर से। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे तो फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पैसे कैसे उठाती है, पैसा देने के लिए तो उठाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बोरोइंग होता है कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, वो होता है बैंक्स। मतलब कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आप देखोगे 50, 60, 70, 75% ऑफ द बोरोइंग बुक वो बैंक से आता है। ठीक है,
व्हाट इज द सेकंड सोर्स? सेकंड सोर्स इज एनएचबी, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। अब एनएचबी का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लो आप कि एनएचबी क्या है ना। एनएचबी एक इंस्टीट्यूशन है जिसका रेटिंग्स बहुत हाई है, तो एनएचबी भी बाजार से पैसा उठाता है। अब देखो, अगर आपका रेटिंग बहुत हाई है, राइट, अगर आप बहुत रेपुटेड हो, तो मतलब क्या, बाजार से आपको लोग कम एक ब्याज पे या कम रेट पे आपको बहुत सारा पैसा दे देगा। तो एनएचबी का काम यही है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को असिस्ट करना। कैसे करते हैं वो? मतलब सोचो, अगर आप एक छोटे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, तो बाजार तो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा ना। तो बाजार आपको अगर पैसा देगा तो बहुत हाई एक बोरिंग कॉस्ट में देगा, शायद वो आपके लिए स्ट्रक्चरल ना हो सिस्टम, मतलब आप बिजनेस ना कर पाओ अगर आप इतने ज्यादा ब्याज में पैसा उठाए तो। लेकिन एनएचबी क्या करता है, वहां बीच में आता है और एनएचबी बोलता है कि रुको, मुझे पैसे उठाने दो और फिर मैं अपना छोटा सा एक मार्जिन रख के वो पैसा मैं आपको देता हूं, फिर आप लेंड करो। गॉट इट? तो इसीलिए कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आप देखोगे, एनएचबी का बोरोइंग्स जब से चालू होता है, मतलब उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और फेवरेबल होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका एनएचबी का काम, बिकॉज एनएचबी बहुत सस्ता पैसा उठाता है, छोटा सा एक मार्जिन रखता है और फिर वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को वो फंड करता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के एक और चीज आपको याद रखना है कि इफ यू वांट टू, देखो, अगर आपको एनएचबी से पैसा चाहिए तो यू हैव टू बी अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। नाउ यू कैन नॉट बी अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अगर आपका हाउसिंग फाइनेंस का डिवीजन इज लेस देन 60% ऑफ द एंटायर बुक। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब आप एक फुली फंक्शनल एक एनबीएफसी हो, जबकि आपका हाउसिंग फाइनेंस अगर 30% भी ऑफ द टोटल लोन बुक है, तब आपको एनएचबी से पैसा नहीं मिलेगा। गॉट इट? तो यू हैव टू बी अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू गेट फंडेड बाई और टू गेट फाइनेंस बाई एनएचबी। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, 60% होना चाहिए। 60% के ऊपर कुछ भी हो जाए तो चलेगा। मतलब देयर आर मेनी फाइनेंशियल कंपनीज, हम लोग जब हम लोग कवर करेंगे एक कंपनी का बात भी हम बोल सकते हैं कि लेट से अगर आपने लेट से एप्टास हाउसिंग फाइनेंस को देखो, उनका 80% ऑफ द बुक है आपका हाउसिंग फाइनेंस, 20% है उनका एक एनबीएफसी है जहां पे वो स्मॉल बिजनेस लोन्स देता है। गॉट इट? सिंस 80% है, सो एप्टास कैन बी कॉल्ड अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सो कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का अगर हाउसिंग फाइनेंस डिवीजन ही इज लेस देन 60%, देन वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं कहलाएगा और एनएचबी से लो कॉस्ट फंडिंग नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बात, आई गेस सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखते हैं, जब ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लेंड करते हैं, तो ये लेंड करते हैं किस कस्टमर? अब देखिए, हाउसिंग फाइनेंस बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। कस्टमर को अगर एक लेट से नया रेडीमेड घर में शिफ्ट होना है तो उसको हाउसिंग लोन चाहिए होता है। दूसरा चीज, अगर उसका खुद के लैंड के ऊपर उसको अपना एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना होता है तो उसके लिए भी उसको हाउसिंग लोन चाहिए। तीसरा है कि एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है लेकिन उसके बाद लेट से प्रॉपर्टी का मरम्मत करना होता है या कोई टॉपअप्स चाहिए, वो भी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि कस्टमर का भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है प्राइम कस्टमर्स, मतलब शहरों के कस्टमर्स है, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कैलकाटा का कस्टमर्स है, जिनको लेट से 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख का होम लोन चाहिए क्योंकि उनको एक आलिशान घर बनानी है, बड़ा सोसाइटी में एक फ्लैट चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, वो हो गया प्राइम हाउसिंग। लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे कि इंडिया में मेजॉरिटी ग्रोथ आ रहा है, इवन हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंडर भी अगर आप जाओगे तो वहां आप देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में। ठीक है, कल ही हमारे गवर्नमेंट ने जब ये जो, अब तो चलो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मतलब 3.2 वर्जन चालू हो गया है ना, तो वहां पे जब वो लोग बैठे सब आई गेस कल उनका एक कैबिनेट मीटिंग था और उन्होंने क्या डिसाइड किया, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY जिसको बोलते हैं, आवास योजना जो चल रहा था, मतलब जो रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में करोड़ों घर बनाने का काम चल रहा था, उन्होंने डिसाइड किया कि उस आवास योजना को और एक्सटेंड करेंगे और 3 करोड़ घर और एक्स्ट्रा बनाएंगे। गॉट इट? तो इसका मतलब क्या कि जितना सेमी अर्बन रूरल एरियाज में घर बनेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज को बहुत फायदा होगा। अब बोलोगे अब अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है? मतलब अफोर्डेबल मतलब जो टायर 1, टायर 2 से लेके लेट से टायर 6, टायर 7 विलेजेस में जाके ऐसे 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख का टिकट साइज का होम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कंपनीज में कवर करूंगा, आप देखोगे मेजॉरिटी कंपनीज अफोर्डेबल स्पेस में आता है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स वो सरकारी कंपनी हो या फिर प्राइवेट हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे कंपनी बिकॉज अफोर्डेबल स्पेस में ज्यादा ग्रोथ हो। एक लास्ट में डेटा देना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द कंपनीज, इज लाइक अगर आप हमारे देश में हाउसिंग फाइनेंस का पूरा ग्रोथ देखते हो, पूरा स्पेस का, आई थिंक द स्पेस इज ग्रोइंग एट 13-14% CAGR। ठीक है, एंटायर हाउसिंग मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइम, सब प्राइम सब मिला के बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अफोर्डेबल कैटेगरी को देखोगे, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ओवरऑल पाई इज ग्रोइंग 20%। सो इसका क्या मतलब कि सोचो, अगर आप एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
कंपनीज को पढ़ रहे हो, मतलब उनका जो स्पेस है, द एंटायर सेगमेंट, वहां पे क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है ऑलमोस्ट एट 20%. सो दैट इटसेल्फ इज प्रूफ कि इस स्पेस में बहुत तगड़ा बूम चल रहा है, बहुत तगड़ा एक टेलविंड है. ठीक है, तो इसीलिए मैं शायद इसको और ज्यादा भी इंपॉर्टेंस देके इसमें कवर कर रहा हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे, जैसे मैं आपको बताया पहले 6-7 कंपनीज मुझे बहुत अच्छा लगता है. क्यों? बिकॉज ये अफोर्डेबल स्पेस में है, इनका लो टिकट साइज है, और ये इसमें ग्रोथ बहुत तगड़ा रेट से आ रहा है. इन सब का मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत तगड़ा है. वो तो चलो जब हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ गया अभी के लाइक हमें देखनी क्या है एक फाइनेंशियल्स में. जैसे मैंने बताया ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, और उसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में होता क्या है, कहां से पैसा उठाता है, किसको लेंड कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बीच में जो ये इनका जो स्प्रेड होता है उसी से इनका घर चलता है, इनका शेयर होल्डर्स का घर चलता है ना. सो ये हो गई. तो चलिए इस वीडियो में विल टॉक अबाउट 5-6 कंपनीज, और ये सारे कंपनीज जो मुझे अच्छे लगते हैं. तो सबसे पहले कंपनी है, उसका नाम है कि होम फर्स्ट फाइनेंस. ठीक है, सो होम फर्स्ट फाइनेंस क्या है? होम फर्स्ट फाइनेंस एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. इनका चालू हुआ था, इनका आई गेस चालू हुआ था गुजरात एंड महाराष्ट्र से, और ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से स्केल अप कर रहे हैं बिजनेस को. तो इनका नया टारगेट है यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब जगह में होम फर्स्ट फाइनेंस और अपने बिजनेस को मतलब स्केल कर रहा है. एक और चीज आपको देखना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सिंस आप लो टिकट आइटम दे रहे हो टुवर्ड्स कस्टमर्स जिनका लेट से फॉर एग्जांपल कोई किराने दुकान चलाने वाला, या लेट से कोई कैटल ब्रीडर, द पॉइंट दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, जितना आप लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में जाके लोन्स दोगे ना, उतना आपको वॉल्यूम्स का गेम खेलना पड़ेगा. सो व्हेन यू आर लुकिंग आउट फॉर एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, आपको देखना पड़ेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन का गेम चल रहा है कि नहीं. Are they moving to newer geographies, newer states, right? Because यहाँ पे you're dealing with customers जिनका क्रेडिट क्वालिटी शायद है भी नहीं. ठीक है, तो वैसे आपको देखना है. तो यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, इनका मेन 3-4 जो प्राइमरी स्टेट्स था, लेकिन अभी ये लोग यूपी, एमपी, राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं. और मैनेजमेंट ने ये बताया कि ऐसे 3-4 स्टेट्स में एक बहुत तगड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट डेवलप हो रहा है. सो दे डोंट वांट टू मिस द बस. ठीक है, तो ये हो गई बात. इनका लोन बुक का ग्रोथ इज 30% YOY, और मैनेजमेंट ने ये भी बताया गोइंग फॉरवर्ड इन FY25 जो फिस्कल चालू हुआ, यहां पे भी उनको 30-35% से ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. देयर इज अ डिफरेंस हियर कि अगर आप अगेन एज आई सेड कि लाइक व्हेन आई से अफोर्डेबल, उसका भी बहुत सारे सब कैटेगराइजेशन होता है. टायर 1, टायर 3 सिटीज आर क्लोजर टू द मेट्रोज, है ना, जबकि टायर 4 से टायर 7 और विलेजेस आर क्लोजर मोर टुवर्ड्स गांव के साइड में, राइट. तो ये क्या कंपनी है, ये कंपनी कोशिश करता है टायर 1 से टायर 3, टायर 4 के बीच में रहने का. ठीक है, ये एकदम गांव में नहीं जाता है. ये यही वाला पॉइंट है इन होम फर्स्ट फाइनेंस, क्योंकि देखो सबका अलग अलग वे ऑफ डूइंग बिजनेस है. कोई गांव से चालू करता है, तो कोई शहर से चालू करता है और उल्टे साइड में जाता है ना. मतलब कोई गांव से शहर की तरफ जा रहा है, कोई शहर से गांव की तरफ जाता है, राइट. ये तो आपने देखा होगा, राइट. इनका कस्टमर का बेस पे डिपेंड करता है किस टाइप के कस्टमर को आप देखोगे. कोई सिर्फ लोन देता है सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर्स को, या फिर कोई बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ रिपीटेड होम बायर्स को ही एक अगला घर के लिए पैसा दूंगा, या उसके घर के मरम्मत के लिए मैं उसको टॉप अप देता रहूंगा. सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल. ठीक है, तो होम फर्स्ट फाइनेंस का कैसे है कि लाइक इनका जो कस्टमर्स है, जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये रूरल इनकम में उतना डिपेंडेंट नहीं है. जैसे मैंने बोला टायर 1, टायर 4 सिटीज, मतलब क्या, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड है, SME MSME लिंक्ड है, लेकिन डायरेक्ट एग्रीकल्चर या रूरल इनकम से लिंक नहीं है. उनका बोलने का ये मतलब है, आप देखो ना, रूरल इनकम होती है अच्छा, लेकिन रूरल इनकम इज वेरी सीजनल इन नेचर, राइट. तो इसका होम फर्स्ट फाइनेंस का कहना है कि लाइक हम लोग डायरेक्ट रूरल इनकम वाले कस्टमर्स को लेंड नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे ऑफकोर्स आपको अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ही करते हैं, मतलब जहाँ पे आपका 10-12 लाख रुपए का आपका एवरेज टिकट साइज होता है. दूसरा साइड है कि होम फर्स्ट फाइनेंस का आपका एक रिसेंटली रेटिंग अपग्रेड हुआ है, और उनका ROE का नंबर इज ऑल्सो गोइंग अप. ठीक है, अच्छा, ROE का नंबर गोइंग अप, रेटिंग अपग्रेड हुआ है, और उसके साथ साथ इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रहा है. इनका GNPA नंबर इज ओनली 1.7%, एंड इनका DPD बकेट्स भी इंप्रूव हो रहा है. DPD बकेट्स का मतलब है डेज पास ड्यू. ठीक है, सोचो कितने सारे अकाउंट्स है जिन्होंने लेट से एक EMI मिस किया, वो 30+ DPD में आ जाएगा. कितने सारे अकाउंट्स है जो 2 EMI मिस किया, वो 60+ DPD में आ जाएगा. तो जिन कंपनीज
इसका डीपीडी बकेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब दिस 1+30+ डीपीडी 60+ डीपीडी का परसेंटेज इज कमिंग डाउन राइट टू द टोटल लोन बुक। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग अपना इंटरेस्ट के साथ अपना लोन चुका रहा है। गॉट इट, मतलब एसेट क्वालिटी के लिए अच्छा है। डीपीडी बकेट्स अगर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अगर परसेंटेज इज गोइंग अप, दैट वुड क्लियरली शो के आगे जाके ग्रॉस एनपीए बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप देखो। और दूसरे साइड से इनका आरओई का नंबर भी बड़ा है। अब सोचिए, एक फॉर्मूला है आरओई इज इक्वल टू आरओए इनटू लेवरेज। ठीक है, अब सोचिए अगर आप ज्यादा लेवर्ड होते हो, लेवर्ड मतलब डेट टू इक्विटी का रेशियो, इफ यू आर हाईली लेवर्ड, इसका क्या मतलब, इसका मतलब आप बाजार से ज्यादा पैसा उठा के बिजनेस पे डाल रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू ग्रो एट अ फास्टर पेस, है ना। लेकिन उससे क्या होता है, सोचो अगर आपने ज्यादा से, बिकॉज देखिए अगर आप एक फाइनेंशियल कंपनी हो और आप लेवरेज नहीं लेते हो तो मुझे आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अ फाइनेंशियल कंपनी हैज टू बी लेवरेज्ड राइट। इफ यू से अ फाइनेंशियल कंपनी का डेट टू इक्विटी इज 0.5 या पॉइंट मतलब 1 के नीचे है, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी। तो फिर जाओ आप कोई प्रोडक्ट्स बेचो, सर्विसेज करो राइट। यहां पे आके क्यों करो, बिकॉज इफ यू आर अ फाइनेंशियल कंपनी यू नीड टू बी हाईली लेवर्ड, सो योर डेट टू इक्विटी हैज टू बी अ हाई नंबर। और सिर्फ हाई करके नहीं है, पैसा उठाना तो पड़ेगा, फिर इसको ढंग से डिप्लॉय भी करना पड़ेगा राइट। तो अगर आपने पैसा उठाया और उसको ढंग से डिप्लॉय किया राइट, तो तब भी तो जाके आपको वो स्प्रेड बनेगा, आपका इनकम बढ़ेगा और आपका ऑन दैट सेम इक्विटी बेस आपका नेट इनकम बढ़ेगा, है ना। सो बेसिकली क्या है, अगर आपका डेट टू इक्विटी बढ़ता है तो आपका आरओई भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, लेकिन आरओए का नंबर गोज डाउन राइट। बिकॉज लॉजिकली सोचो, आरओए का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। तो जितना आप ज्यादा बाजार से डेट उठाओगे तो आरओए में एट दैट पॉइंट इन टाइम डिनोमिनेटर बढ़ गया, डेट बढ़ गई, लेकिन नेट इनकम तो उस दिन नहीं बढ़ा, तो आरओए का नंबर घट जाएगा राइट। तो लेवरेज बढ़ा, आरओए घटा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से पैसे को डिप्लॉय कर पाया तो आपका आरओई का नंबर बढ़ेगा। तो वही हो रहा है आज 5 स्टार में। और ये जो लॉजिक मैंने बताया ना, कोई भी फाइनेंशियल के लिए आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप हाईली लेवरेज, जैसे बजाज फाइनेंस इज ऑलवेज हाईली लेवरेज्ड, उसका आप देखोगे लेवरेज हमेशा वो 4 और 8 के बीच में रहता है, ठीक है। तो 4 और 8 के बीच में अगर आपका लेवरेज या डेट टू इक्विटी रहता है तो उसको बजाज फाइनेंस ने ढंग से लगाया और उसका अगर से फॉर एग्जांपल अगर उसका डेट टू इक्विटी 6 और उसका आरओए इज 4%, देन योर आरओए बिकम्स 24-25%, which is great. तो होम फर्स्ट फाइनेंस का आरओई इज अराउंड 17% एंड दिस नंबर कीप्स इंचिंग अप। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि सामने के क्वार्टर्स में ये लोग 17% के आसपास इसको मेंटेन कर देगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कि बैलेंस ट्रांसफर आउट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है ना कि सोचो आप अगर एक कस्टमर हो टायर 1 एक सिटी में, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और होम फर्स्ट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ऑफकोर्स आपको होम लोन दे पाएगा एट अ लोअर रेट ना देन लेट्स से होम फर्स्ट फाइनेंस। क्यों? बिकॉज स्टेट बैंक के पास एक बैंक है तो दे हैव द कासा फ्रेंचाइज, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट उठा सकता है। सो द बैंक्स ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज राइट। लेकिन बैंक्स का उतना रीच नहीं है जितना हाउसिंग फाइनेंस का रीच है, तो यही तो बैलेंस का गेम है। गॉट इट। सो बेसिकली क्या होता है, बैलेंस ट्रांसफर आउट का मतलब है कितना परसेंटेज ऑफ द बुक में कितने सी अकाउंट है जो लेट्स से आपको छोड़ के, मतलब दे रीफाइनेंस योर होम लोन एंड देन गो टू अ बैंक, बिकॉज फिर उसका ईएमआई कम हो जाएगा। तो ये सारे मतलब ये जो मैंने जो 12 कॉन कॉल्स पढ़ा उसमें से 3-4 कंपनी से इसके बारे में डिस्कस किया, मतलब इट्स लाइक एन इनएविटेबल थिंग जो होगा ही। और जितना आपका लोन बुक का साइज बढ़ता जाएगा ना उतना क्या होगा, आपका बैलेंस ट्रांसफर भी बढ़ सकता है, बिकॉज देन यू आर रीचिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द सिटीज, और वहां पे जाके आपको आईसीआईसीआई और एसबीआई के साथ लड़ना पड़ेगा। इसीलिए यू सी राइट, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस क्यों अपना टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बिकॉज बैंक्स का रीच नहीं है, इनका रीच है राइट। और बैंक्स के पास कैपिटल है और इनके पास उतना कैपिटल नहीं है। इसीलिए तो देयर इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ को लेंडिंग जो अभी चल रहा है कि बैंक्स पैसा ला रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में सर्विसिंग कर रहे हैं, सोर्सिंग कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहा है, और दोनों मिला के ले से फॉर एग्जांपल एक ज्योग्राफी में फंडिंग कर रहे हैं फॉर पीपल टू बाय होम लोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो ये हो गई बात। लेकिन बैलेंस ट्रांसफर आउट इज एन इशू बट इट इजंट अ कंसर्न। कोई भी कंपनी ने ये नहीं बोला कि लाइक इतना ज्यादा बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है तो लाइक हमारे बिजनेस पे ग्रोथ नहीं आएगा एंड ऑल। एंड होम फर्स्ट फाइनेंस के मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक अगर बैलेंस ट्रांसफर इतना बड़ा कंसर्न भी होता तो हम 35% से लोन बुक कैसे ग्रो करता और कैसे हम अपने गाइडेंस को भी 30-35% देते, है ना। तो बैलेंस ट्रांसफर इज लाइक अ पार्ट ऑफ द जर्नी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का बात से तो मुझे यही समझ में आया।
ठीक है, चलिए, तो ये हो गया होम फर्स्ट फाइनेंस। अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट कंपनीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंपनी है, उसका नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग। तो एप्टस क्या करते हैं, एप्टस और भी गांव की तरफ जाते हैं, टायर 3, टायर 4, टायर 5 सिटीज में है, ठीक है। और इनका एप्टस का, और जितने आप गांव की तरफ जाओगे ना उतना देखोगे आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर ज्यादा होगा, राइट। ये सब जो अपना धंधा चलाने वाला, दुकान चलाने वाला, टायर का बिजनेस चलाने वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो एप्टस का भी वही है, मिड इनकम एंड लो इनकम ग्रुप में है। लो इनकम ग्रुप में इनका ज्यादा फोकस है, ठीक है। और ये गांव के साइड में थोड़ा सा और ज्यादा है कंपेयर टू होम फर्स्ट। तो इनका नंबर्स भी बहुत अच्छा आया। इनका भी कुछ आई थिंक 30% के आसपास का लोन का ग्रोथ है। और मैनेजमेंट ने तो क्लियरली बता दिया कि अगले 2-3-4 साल तो हम आराम से 30% प्लस ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज इतना स्कोप है, जैसे मैंने बताया, पूरा हाउसिंग फाइनेंस में जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का स्पेस है, दैट स्पेस इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 20%, है ना। तो ये लोग तो अगर वो स्पेस के कैटेगरी लीडर्स है तो दे विल ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ। सो ये हो गई बात। और यहाँ पे क्या है कि एप्टस का भी ये है कि इनका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है। द जीएनपीए नंबर इज ओनली अराउंड 1%। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका डीपीडी बकेट्स इतना सही है, आज इनको इतना सही डीपीडी बकेट्स, इनका इतना सही एसेट क्वालिटी जब से बिजनेस चालू किया था तब से आज तक, इससे पहले और इससे बेटर कभी नहीं देखा। गॉट इट। सो बेस्ट टाइम एसेट क्वालिटी है, डीपीडी बकेट्स, जीएनपीए, एनएनपीए नंबर, मतलब बहुत ही तगड़ा है इनका। गाइडेंस भी जैसे मैंने आपको बता दिया 30% के ऊपर के है। सो इनका भी 260 के आसपास ब्रांचेस है। और ये लोग बता रहे हैं कि हर साल वो 30 से 35 ब्रांचेस वो खोल लेगा, ठीक है। तो आप एक बेसिक एक कैलकुलेशन कर ही सकते हो, मतलब ब्रांच का ही एक्सपेंशन रेट विल बी अराउंड 10, 12, 15%। होम फर्स्ट का मैंने वो ब्रांचेस वाला पार्ट बोलना भूल गया, चलो बता देता हूं। अभी उनका कुछ है 133 ब्रांचेस, ठीक है अभी। और उनका भी वही है कि वो 20-25 ब्रांचेस एवरी ईयर वो खोल देगा। होम फर्स्ट फाइनेंस का आई गेस 320 के आसपास टच पॉइंट्स है, ठीक है। 320 के आसपास वो टच पॉइंट्स है। और आप पकड़ लो कि जिस रेट से वो जा रहा है ना, प्रॉब्ली दे कैन डबल द टच पॉइंट्स इन 4 to 5 years, ठीक है। सो यही है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर आप अफोर्डेबल स्पेस में हो तो आपको लो टिकट आइटम, ये जो होम फर्स्ट, आवास, एप्टस जो भी हम कर रहे हैं, राइट, ये लोग सब 8, 10, 12 लाख रुपए का टिकट साइज होता है उनका। दैट इज वाई दे नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप एक्सपेंडिंग। ओके, तो ये हो गया बात। तो 262 ब्रांचेस फॉर एप्टस वैल्यू हाउसिंग। और ये लोग और 30, 35, 40 ब्रांचेस के आसपास ऐड करते रहेंगे। ये लोग भी बैलेंस ट्रांसफर आउट के बारे में बात किया, बट देन अगेन दे डिड नॉट शो एनी कंसर्न के लिए अरे भाई सब तो हमें छोड़ के बड़े बैंक्स में जा रहे तो हमारा लोन बुक का ग्रोथ घट जाएगा। अगर वो बोलता तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता। लेकिन इनका कहना है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। एंड ऑफ कोर्स जो आज अच्छे कस्टमर्स है होम फर्स्ट के, एप्टस के, राइट, ये लोग क्या करते हैं, इनको अगर अच्छा सर्विस मिलता है, राइट। क्योंकि सोचिए आज अगर मैं एप्टस का बात करूं, एप्टस इज नॉट अ प्योर प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। इनके 80% हाउसिंग लोन्स है और 20% वो बिजनेस लोन्स, एमएसएमई लोन्स देते हैं, है ना। तो कभी कभार क्या है, एमएसएमई कस्टमर को भी आप होम लोन दे देते हो, लैप जो बोलते हैं, राइट, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के खिलाफ अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए आपने लोन दे दिया। तो कस्टमर को अगर आपने क्रॉस सेल भी कर लिया, उसके साथ अगर सर्विस अच्छा हुआ, रिश्ता अच्छा हुआ, तो कस्टमर्स उतना नहीं जल्दी छोड़ के जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे वही अकेले कि आप अगर टायर 4, टायर 5, टायर 6 सिटी में जाओगे ना, वहां पे एक बैंक आने में और बैंक्स का वो ब्रांचेस स्प्रेड करने में या डिजिटाइजेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब लाने में अगले 5, 10, 15 साल लग जाएगा। सो बहुत टाइम है अभी। ऐसा नहीं है कि कोई अगर बड़ा बैंक बोल दिया तो आज जाके, बिकॉज यू अंडरस्टैंड, राइट, एक बिजनेस को नया ज्योग्राफी में जाके फैलाना कितना डिफिकल्ट है। अब चलिए थर्ड कंपनी की तरफ जल्दी चलते हैं। उसका नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस यूपी से चालू हुआ था, उनका रिसेंटली आईपीओ भी आया और अभी आप देखोगे वो 20 स्टेट्स के आसपास चला गया। आधार हाउसिंग फाइनेंस इज वन ऑफ द बिगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मतलब उनका जो लोन बुक है दैट हैज, आई थिंक दैट इज नॉर्थ ऑफ 20,000 करोड़, जबकि वो एप्टस और होम फाइनेंस का लोन बुक वाज अराउंड कितना होगा, 9-10 हजार करोड़ के आसपास होगा, ठीक है। सो आधार हाउसिंग फाइनेंस इज अ कंपनी विद अ बिगर साइज। तो देखिए जितना बड़ा आपका साइज बनेगा ना, आपका लोन बुक का ग्रोथ का पेस भी घटता जाएगा बिकॉज ऑफ साइज, है ना। जो पूरे जगह में फैला हुआ है उसको ग्रो करने में सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। तो आधार का क्या है, आधार का लोन बुक का ग्रोथ इज अराउंड 22-23%। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला कि हम लोग इसी रेट से आगे का ग्रो कर लेंगे। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे पीयर टू पीयर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग में आप, या आई डोंट नीड टू ब्रिंग इन एक्सेल शीट एंड ऑल दैट, राइट, क्योंकि ये डिस्कशन है, ये कॉमन सेंसिकल काम है। तो एप्टस और होम फर्स्ट फाइनेंस दे कैन ग्रो नॉर्थ ऑफ 30%, लेकिन यहाँ पे दे कैन नॉट ग्रो अराउंड 30%। क्यों? बिकॉज इनका साइज बड़ा है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरा चीज ये है कि आधार का भी देखोगे इनका 2 डिवीजन है। एक है आपका होम लोन का, होम
होम लेंडिंग का डिवीजन 75%, और दूसरा है उनका एक माइक्रो लैब, ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज देते हैं, ठीक है, जहां पे छोटे छोटे बिजनेसेस लोन्स देते हैं। यहाँ भी ऑफ कोर्स इनका वही वाला फंडा है कि लाइक इनका भी वही है कि लाइक जो आप देख रहे हो ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तरह इनका भी वही वाला एटीट्यूड है। मुझे उनका मैनेजमेंट का तो इस बार आईपीओ के बाद पहली बार कॉन कॉल सुना लाइव, तो अच्छा ही लगा मुझे, बिकॉज इनका मैनेजमेंट का वही है कि लाइक मतलब इंडिया में लाखों करोड़ों डिजर्विंग लोग हैं जिनके घर नहीं है, ठीक है, तो इनको घर दिलवाना, इनका अब देखो किसी का घर हो जाएगा तो उसका इनकम जनरेशन का भी सोर्सेज निकल के आ जाएगा, राइट। सो बेसिकली पॉइंट यही है कि लाइक लोगों को घर दिलवाना और जितना हो सकता है जैसे मैंने बोला पीएमएवाई के साथ और आधार हाउसिंग फाइनेंस का देखोगे मेंटालिटी बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। तो ये हो गया बात। इनका प्राइवेट इक्विटी एक इन्वेस्टर है ब्लैकस्टोन करके, ठीक है। एक और पॉइंट है होम फर्स्ट फाइनेंस का, देखो मैं बार बार मतलब मैं वापस जा रहा हूं उसमें, क्या होता है ना, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स होता है तो दिमाग से एक दो पॉइंट निकल जाता है, बट बाद में याद आता है व्हेन आई टॉक अबाउट अ सिमिलर थिंग इन द नेक्स्ट कंपनी। होम फर्स्ट फाइनेंस का आप देखोगे स्टॉक उतना चल नहीं रहा है, ठीक है। अब ऑफकोर्स आप बोल सकते हो प्राइस टू बुक हाई है एंड ऑल दैट, लेकिन मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर रीजन इसके लिए वहां से भी ना एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, कोई भी कंपनी का अगर कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होता है तो उसको तो आगे जाके बेच के निकलना पड़ेगा ना, और वही स्टॉक्स को से रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदेगा, फिर उसके बाद कोई या फिर कोई एचएनआई फैमिली खरीदेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जब कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर कोई स्टॉक को बेचने लगता है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एक स्टॉक में एक ओवरहैंग बन जाता है और वो स्टॉक चलना बंद कर देता है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे आधार का ब्लैकस्टोन इज अ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, होम फर्स्ट का भी कुछ 3-4 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, अभी उतना नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप जाके पीपीटी में देख सकते हो। सो यहाँ भी वही है जैसे अभी मैं आधार का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका ग्रॉस एनपीए नंबर इज ओनली 1% के आसपास, और इनका एक ही चीज है। तो मैनेजमेंट ने ये भी चीज बताया कि जब मैं किसी को हाउसिंग फाइनेंस के लिए लेंड मतलब पैसा दे रहा हूँ तो उनको मैं इंश्योरेंस का भी बात करता हूँ, क्योंकि सोचिए ना, अगर आप गांव वालों को अगर आप दे रहे हो, मतलब उनका तो आप देखोगे कि एक बंदे पे 7-8-10 लोग डिपेंडेंट होते हैं ना, एक बंदे के दुकान चला रहे 7-8-10 लोग, तो आधार ने ये भी बोला कि हम लोग इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में इसीलिए है बिकॉज हम कस्टमर को अवेयर करते हैं। एक तो ऑफकोर्स जनरल इंश्योरेंस आपको करना ही पड़ेगा, मतलब ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि कल भगवान ना करे आपका प्रॉपर्टी में कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया, अर्थक्वेक वगैरह कुछ चीजें हो गया, तो आपका तो पूरा घर ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आपका इंश्योरेंस किया हो तो आपको उसका पैसा मिलेगा, यू कैन अगेन स्टार्ट रिबिल्डिंग योर होम, तो वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आई थिंक वो आरबीआई का गाइडलाइंस में आता है। दूसरा ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लो, बिकॉज सोचिए ना, अगर आपने 50 लाख 40 लाख 10 लाख जो भी अमाउंट हो, अगर आपने एक होम लोन लिया हो, राइट, और अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख का ही लिया हो, तो अगर आपका भगवान ना करे डेथ हो जाता है तो आपको फैमिली को वो 10 लाख रुपए मिल जाएगा। एटलीस्ट क्या होगा कि बिकॉज कर्जा तो आपने लिए थे, राइट, क्योंकि आपका एक बिजनेस है, अगर आपका डेथ हो गया तो बिजनेस भी बंद, आपका भी बड़ा प्रॉब्लम, और क्या पता फैमिली को भी घर से ना निकलना पड़े, राइट। तो इसीलिए क्या है, आधार हाउसिंग फाइनेंस ये सब भी बता रहा है, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए वो दूसरे कंपनीज का इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उनका एक अदर इनकम में भी पार्ट आता है। सो यही था आधार का। अब एक फोर्थ कंपनी का बात करते हैं, उसका नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस। तो स्टार हाउसिंग फाइनेंस इज द स्मॉलेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दैट आई ट्रैक्ट, ठीक है। उनका लोन बुक है सिर्फ 426 करोड़ का, एंड सिंस इतना छोटा है ना, ये लोग महाराष्ट्र से चालू हुआ, आज भी उनका कुछ 400 करोड़ का टोटल लोन बुक में अराउंड 250-300 करोड़ से महाराष्ट्र से ही आता है। बाकी ये लोग क्या कर रहे हैं, गुजरात, यूपी, राजस्थान, यहाँ पे धीरे धीरे करके स्केल अप कर रहे हैं, और इनका सिर्फ 24 लोकेशन से 24 लोकेशन से। नाउ इनका कॉन कॉल पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इनका मैनेजमेंट छोटा तो हो सकता है लेकिन बहुत हंगर है उनमें। सो देयर लोन बुक ग्रू 74% YOY इन FY24 ओवर FY23, और इनका कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने डायरेक्टली कोई गाइडेंस नहीं दिया, बट आई कुड फिगर आउट के लिए 50 to 70% का ग्रोथ ये लोग आगे कर पाएगा, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हम अगर सिर्फ तो ग्रोथ नहीं देखेंगे, हमको देखना पड़ेगा कि ग्रोथ होनी। अब देखिए, एक यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप पैसा तो किसी को भी दे सकते हो, लेकिन अगर अपने मार्जिन को, यील्ड को कॉम्प्रोमाइज करके किया तो इसका क्या मतलब, आपका लोन बुक का ग्रोथ होगा लेकिन आपका ROE का नंबर विल रिमेन स्मॉल और कम होता जाएगा, राइट। और अगर आपने गलत एसेट क्वालिटी, मतलब लेट्स से आपका एसेट क्वालिटी खराब हो गया तो पैसा वापस नहीं आया, तो आगे जाके तो आप कैसे ग्रो करोगे, मतलब एग्जिस्टिंग पैसा ही वापस नहीं आ रहा है तो आगे जाके नया पैसा कौन देगा आपको, मतलब लेंड करने के लिए। गॉट इट। तो यहाँ पे हमेशा जब भी कोई आप कंपनी में मैं कोई ग्रोथ का बात करता हूँ ना, तो वो तो मैं लोन बुक का चलो ग्रोथ का बात किया, लेकिन लोन बुक का ग्रोथ के साथ हमें चाहिए प्रॉफिटेबल ग्रोथ, राइट। जैसे आपने देखा होगा, राइट, कि मैंने हमेशा जैसे एप्टस का भी, एप्टस और होम फर्स्ट
फाइनेंस का अगर मैं बात करूं तो दोनों का आरओई का नंबर इज इंचिंग अप अलोंग विथ लोन बुक का ग्रोथ, ठीक है। तो 30% का लोन बुक का ग्रोथ उन दोनों का हो रहा है और आरओई का नंबर दोनों का 14, 15, 16% से ऊपर जा रहा है, राइट। सो आई नीड, और आरओई अगर ऊपर जाता है मतलब ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ है ना, बिकॉज आरओई का न्यूमरेटर है आपका नेट इनकम। सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज आई नीड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। तो स्टार फाइनेंस, ये जो स्टार हाउसिंग फाइनेंस है वही हमें आगे जाके ट्रैक करना पड़ेगा कि ये जो 50-70% से ग्रो कर रहा है, क्या ये अपने आरओई के नंबर को भी ऊपर लेके जा सकता है कि नहीं, क्या ये अपना स्प्रेड को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं। वरना तो क्या है, वरना तो मैं 1% का इंटरेस्ट में सारे पैसा दे दूं लोगों को, है ना, और दिखाओ के लिए मेरा लोन बुक डबल हो गया, लेकिन उससे क्या होगा, आपका स्प्रेड कम हो जाएगा, नेट इनकम कम, आपका आरओई कम हो जाएगा। वैसे कंपनीज भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, अगर आप एक हाई पेस से ग्रो करने का कोशिश कर रहे हो तो बीच में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है, कॉस्ट कंट्रोल नहीं आता है, लेकिन आई डोंट वांट टू डू अ बिजनेस लाइक से फॉर एग्जांपल जो बायजूस ने किया था, राइट। मतलब लॉसेस एक्सपैंड करके मैं ग्रो कर रहा हूं। आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। हाँ, हो ही सकता है कि कभी आपका पैट का ग्रोथ एयूएम के ग्रोथ से कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे आरओई में एक्सपेंशन चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया स्टार हाउसिंग फाइनेंस का। अब इनका मॉडल में थोड़ा सा सेग्रीगेशन है, तो ये लोग भी जैसे रूरल और सेमी अर्बन में लैंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल सोचिए, अगर ये रूरल एरियाज में लैंड करते हैं तो इनका टिकट साइज होता है 8 लाख, और अगर सेमी अर्बन में लैंड करते हैं तो इनका टिकट साइज होता है 12-14 लाख, ठीक है। तो मतलब क्या है, जितना शहर के पास हो आप, ठीक है, तो वहां पे आपका टिकट साइज आपको ज्यादा देगा, बिकॉज ऑफ कोर्स शहर के आसपास आप अगर हो, कोई सबर्ब्स में हो, तो वहां पे आपका बिजनेस शायद बेटर हो, राइट, या फिर आपका इनकम बेटर हो, तो इसीलिए वो लोग आपको 12, 13, 14 लाख का भी लोन्स दे सकता है, होम लोन का टिकट साइज। लेकिन अगर आप एकदम गाँव में हो तो वो लोग और ज्यादा वॉल्यूम्स में खेलते हैं और एक एक बंदे को 6, 7, 8, 9 लाख का घर के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। इनका ग्रॉस एनपीए नंबर इज 1.5%, वेरी क्रिटिकल टू चेक एसेट क्वालिटी, बिकॉज जैसे मैंने बताया मुझे प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, मुझे एसेट क्वालिटी और मुझे ग्रोथ, तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए, राइट। दिस इज व्हाई आई कीप ट्रैकिंग बिजनेसेस, और जो मैं ये सब जो पॉइंटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, इफ इट मेक सेंस टू यू, ऐसे ही आप ट्रैक करो। मैनेजमेंट का सुनो, आप देखोगे वो भी इसी टोन पे ही बात करता है। सो ये हो गई बात। छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी, जैसे अगर मैं स्टार हाउसिंग फाइनेंस पे वापस आता हूँ तो यहाँ पे दे ऑलरेडी हैव 20 बोरोवर्स एंड दे ऑलरेडी हैव कनेक्शंस विद 7 बैंक्स। तो जितना बड़े से बड़े बैंक्स आपको अगर मतलब आपको पैसा दे रहा है या आपके साथ को लेंडिंग अग्रीमेंट में जा रहा है, मतलब क्या, मतलब वो बैंक से आपको बता रहे हैं एज एन इन्वेस्टर कि ये कंपनी अच्छी है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छी है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स इनके स्टार हाउसिंग फाइनेंस बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने चेक करके देखा इनका कोई एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया स्टार हाउसिंग फाइनेंस, बहुत एक्साइटिंग कंपनी है। कस्टमर का बेस बताओ तो सिर्फ 4500 कस्टमर्स है, ठीक है। और इनका एक को लेंडिंग अग्रीमेंट बहुत रिसेंटली हुआ टाटा हाउसिंग फाइनेंस के साथ। तो इसका क्या मतलब, अगर टाटा हाउसिंग भी इनके साथ जुड़ रहा है मतलब ये कंपनी कुछ अच्छा ही कर रहा है। और ऑफ कोर्स मुझे भी कॉल अच्छा ही लगा, एसेट क्वालिटी अच्छा है, और एंड द ग्रॉस एनपीए नंबर इज इंप्रूविंग, डीपीडी बकेट्स आर आल्सो इंप्रूविंग, ठीक है। तो ये हो गई बात। चलो एक काम करते हैं, अभी ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो गया, लेट मी डू वन लास्ट कंपनी एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो एंड कवर द रेस्ट। तो उसका नाम है आवास फाइनेंसियर्स, ये राजस्थान से चालू हुआ था। सो जब ये राजस्थान में चालू हुआ तो इनका तो पूरा बुक ऑफ कोर्स राजस्थान का ही था, लेकिन आज अगर आप देखोगे राजस्थान इज ओनली 35% ऑफ देयर लोन बुक, ठीक है, बिकॉज अभी ये पूरा स्प्रेड कर चुके हैं। आवास का भी अब लाइक आई गेस उनका जो टॉप स्टेट्स है अभी महाराष्ट्र और गुजरात भी बहुत हाई फोकस में है, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ये इनके कोर स्टेट्स है, ठीक है। लेकिन अभी इनको साउथ में जाना है और इसीलिए ये लोग कर्नाटका में बहुत सही से फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कि कोई भी कंपनी हो अगर वो अफोर्डेबल सेगमेंट में हो या फिर माइक्रो फाइनेंस में हो, राइट, आपको वॉल्यूम का गेम खेलना है, ठीक है। अब जब मैं एनबीएफसी एमएफआईज को अलग से कवर करूंगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी कवर करूंगा, तो वो भी ऐसे कैटेगरी कस्टमर्स को ही ट्रीट करते हैं जिसको ये अफोर्डेबल होम लोन्स वाले कंपनीज करते हैं, गॉट इट। तो वो भी आप देखोगे ना, वो लोग स्केल कर रहा है, शायद वो इक्विटस हो, उज्जीवन हो, उत्कर्ष हो या आपका सूर्योदय हो, सब नया जगह में जा रहा है, नया डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं। तो मुझे वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, गॉट इट। मुझे वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, मुझे प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाहिए, मुझे लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ हाई चाहिए, आरओई का नंबर भी इंच अप करे, मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। क्योंकि देखिए पॉइंट है कि लाइक अल्टीमेटली मेरा हार्ड अर्न मनी है और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा डिजर्विंग कंपनी है, सिर्फ उसी को मेरा पैसा जाएगा, है ना। तो मैं हमेशा बहुत ही एक श्रूड एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे ही रखता हूँ, अपना चेकलिस्ट को बहुत ही स्ट्रिंजेंट रखता हूँ। सो
ये हो गई बात। अभी चलिए अभी हम थोड़ा आवास का बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया ये इनका फोकस स्टेट अभी कर्नाटका और धीरे धीरे करके साउथ इंडिया में ये लोग भी अपना अपना एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, आवास का क्या है ना, आवास का लोन बुक का जो पेस का ग्रोथ है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, 22% का है। अब देखिए, अब जब हमने आधार हाउसिंग फाइनेंस किया था, आधार का बुक साइज आवास से 2.5 गुना के आसपास है। ठीक है, तो आधार ग्रू 23%, जब आवास इतना छोटा है फिर भी वो 22% से ग्रो किया। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग। दूसरा साइड उसका रीजन है क्या है कि पिछले 1 साल में उन्होंने पूरे अपना ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन पे लगा दिया। मतलब ये सब LOS, LMS, ERP, फिर ये सब SAP पूरा डिजिटाइजेशन किया, बिकॉज उनको समझ में आ रहा है कि अगर वो साउदर्न मार्केट में जा रहा है, दे विल हैव टू डील विथ टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ मोर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड कलेक्शन, राइट। तो सोचो ये सोर्सिंग का काम, कलेक्शन का काम, फिर बिजनेस मतलब अपने कस्टमर्स को ट्रैकिंग का काम, रिस्क मैनेजमेंट का काम, ठीक है, इन सब के लिए यू नीड टेक, राइट। यू कैनॉट डू दिस इन अ नॉन टेक वे। तो इसीलिए आप देखोगे इवन होम फर्स्ट को भी देखोगे, उनका 95% कस्टमर्स को वो लोग अपने ऐप में लेके आया, राइट। तो ये लोग भी अपने ऐप बना रहे, पूरा सिस्टम बनाया। लेकिन इससे क्या हुआ ना, जब आप एक सिस्टम बना रहे हो और लेगेसी सिस्टम से लेट से अभी नया सिस्टम में आ रहे हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका व्हाट से इसमें आपका बहुत टाइम लग जाता है। और तब इन्होंने क्या किया, अपने डिसबर्सल के ग्रोथ को थोड़ा सा रोका था, ठीक है। लेकिन कंपनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब इनका GNPA नंबर इज 0.9%, राइट। बाकी सबका ही आपने देखा होगा 1.5% के रेंज में ही है, तो इसका भी बहुत बढ़िया है। इनका DPD बकेट्स भी बहुत अच्छा है। ये तो बोलते हैं कि हमारा DPD बकेट्स आर बेस्ट इन द इंडस्ट्री, ठीक है। आवास का भी 2 कैटेगरी है, एक इनका होम लोन है और दूसरा एक छोटा सा एक MSME लेंडिंग का भी एक सेगमेंट है। टेक इंटीग्रेशन के बारे में तो मैंने बात कर लिया। ऑफ कोर्स ये भी आपका टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज में है, ठीक है। तो इनका टिकट साइज भी, ये लोग 10 लाख के ऊपर का टिकट साइज, इनका एवरेज टिकट साइज नहीं है, ठीक है। तो कंपनी तो अच्छी है आवास का, और आगे जाके मैनेजमेंट ने कोई क्लैरिटी के साथ गाइडेंस नहीं दिया। उन्होंने यही बोला कि अगले 2 क्वार्टर लगेगा बिफोर द टेक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, और जब एक बार टेक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो शायद पेस ऑफ ग्रोथ बढ़े। इंडिकेशन दिया बट कोई नंबर नहीं दिया, ठीक है। तो चलिए आज ये 5 ही कंपनीज रखते हैं, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार, स्टार हाउसिंग फाइनेंस एंड आवास। अगर मैं समराइज कर दूं, फास्टेस्ट पेस कौन है, किस कंपनी का, स्टार हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, फास्टेस्ट मतलब ये तो 50-70% से ग्रो कर सकता है। फिर उसके बाद मैं देखूंगा होम फर्स्ट और एप्टस को, बिकॉज ये लोग 30-35% से ग्रो कर रहा है, एसेट क्वालिटी अच्छा है और गाइडेंस भी इसी रेंज से है, ठीक है, राइट, गाइडेंस अच्छा है। फिर मैं बोलूंगा आधार और आवास इन अ वे के लिए, आधार तो बड़े साइज का है बट स्टिल मैनेजमेंट सेज दे कैन ग्रो 22-23%, और आवास को हमें ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बिकॉज ये टेक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या पता इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाए और लेट से 30 के आसपास चला जाए, बिकॉज आवास का जो बुक का साइज है ना वो आपका एप्टस या होम फर्स्ट के आसपास है, राइट। सो दे आर ग्रोइंग एट 30% प्लस, तो दिस शुड ऑल्सो बी ग्रोइंग एट देयर पेस, राइट। वरना तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज ग्रोथ भी मेरे लिए क्रिटिकल है, वरना मैं स्टॉक मार्केट में क्या आता। तो ये जो 5 कंपनीज है, किसी में एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, सब ऐसे फैले जा रहे हैं, मतलब टू न्यूअर ज्योग्राफीज, न्यूअर डिस्ट्रिक्ट्स एंड न्यूअर विलेजेस, और सब कुछ तो सही है, सबके ROE का नंबर इज गोइंग अप, राइट। तो ये हो गया, तो ये वीडियो में यही रखते हैं, बहुत टाइम हो गया, इसमें आएगा सबको समझ में आया कि पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में कैसे पैसा बनता है और इनका बिजनेस मॉडल क्या है, और 5 एग्जांपल। सो अगले वीडियो में मैं जल्दी में मैं क्या करता हूँ, मैं बाकी का जो 6-7 कंपनी है वो करके पार्ट 2 करके नाम दूंगा और उसको कवर करके आज ही छोड़ देता हूँ, ओके। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।